नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग हमारी प्रथम इकाई जिसका नाम है विभज्योतिकी और स्थायी ऊतक के दूसरे लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विभज्योतिकी के प्रकार जो कि वेस्ड ऑन ओरिजिन, वेस्ड ऑन पोजीशन, वेस्ड ऑन फंक्शन एंड वेस्ड ऑन सेल डिवीज़न होंगे। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले भी मैंने जो पहला लेक्चर है वो पढ़ा दिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने साइट ऑफ मेरिस्टेमेटिक इन प्लांट बॉडी कल क्लियर कर लिया था कल के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक के प्रकार। किस पर बेस्ड है? ये ओरिजिन पर बेस्ड है, उत्पत्ति पर बेस्ड है। तो कौन कौन से होते हैं? ये होता है प्रोमेरी स्टेम, प्राथमिक मेरी स्टेम और द्वितीयक मेरी स्टेम। ये तीन टाइप्स के होते हैं जो कि बेस्ड ऑन ओरिजिन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अब देख लेते हैं प्रोमेरी स्टेम क्या होता है। प्रोमेरी स्टेम बहुत ही आरंभिक चरण होता है। ये चीज़ें जो मैं आपको ऐसे हेडलाइन करके ऐसे ऐसे बताऊंगी, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो प्रोमेरी स्टेम जो होता है बहुत आरंभिक चरण होता है। इसे प्रारंभिक भ्रूणी स्थिति भी कहा जाता है। ये लाइन, इसे प्रारंभिक भ्रूणी स्थिति भी कहा जाता है, जिसमें युवा इनिशियल और उसके व्युत्पन्न सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो ये क्या होता है, बहुत ही आरंभिक चरण होता है और इसे प्राथमिक भ्रूणीय स्थिति भी कहा जाता है। इसमें युवा इनिशियल और उसके व्युत्पन्न सम्मिलित होते हैं। ये बातें हो गई। यह जड़ और भ्रूण के शीर्ष पर पाया जाता है। जड़ हो गई और भ्रूण उनके शीर्ष अर्थात अक्ष पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है। यह उत्पन्न कहाँ से होता है? यह भ्रूण से उत्पन्न होता है। प्रोमेरी स्टेम की सभी कोशिकाओं में वास्तविक विभज्योतिकी कोशिकाओं के सभी लक्षण होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है कि विभज्योतिकी कोशिकाओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो प्रोमेरी स्टेम होता है उसमें सभी लक्षण जो विभज्योतिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो होते हैं, जैसे कि समान व्यास होना, घनी कोशिका द्रव्य, बड़े नाभिक, एगास्टिक पदार्थ की अनुपस्थिति और पतली भित्ति आदि। ये हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है, जो फर्स्ट लेक्चर आया था कि ये विभज्योतिकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये प्रोमेरी स्टेम में सारी विशेषताएं होती हैं। प्राथमिक विभज्योतक प्रोमेरी स्टेम से उत्पन्न होता है। प्रोमेरी स्टेम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक विभज्योतक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्वितीयक विभज्योतक। तो जो प्राथमिक विभज्योतक होता है, प्राइमरी मेरी स्टेम होता है, वो प्रोमेरी स्टेम से उत्पन्न होता है। प्रोमेरी स्टेम निश्चित रूप से सीमित समय का होता है। प्रोमेरी स्टेम जो होता है कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके पश्चात जो प्रोमेरी स्टेम होता है वो प्राथमिक मेरी स्टेम में, प्राइमरी मेरी स्टेम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया प्रोमेरी स्टेम की बात। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राथमिक मेरी स्टेम्स के बारे में। प्राथमिक मेरी स्टेम, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं प्राथमिक विभज्योतक और अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्राइमरी मेरी स्टेम। इसमें प्रारंभिक विभज्योतिकीय प्रकृति होती है, क्योंकि इसका नाम ही है प्राथमिक मेरी स्टेम। तो इसमें कैसी प्रकृति होगी? प्रारंभिक विभज्योतक की प्रकृति होती है। इसलिए प्राथमिक विभज्योतक को बाद की विकासात्मक अवस्था कहा जा सकता है। यह प्रोमेरी स्टेम से उत्पन्न होता है। प्रोमेरी स्टेम में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक मेरी स्टेम जो होता है वो प्रोमेरी स्टेम से उत्पन्न हो जाता है। ये कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सक्रिय रूप से निरंतर विभाजन करना। क्योंकि मेरी स्टेम तो आप सभी को पता है, मेरी स्टेम वो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का समूह होता है जो लगातार विभाजन करने का कार्य करता है। तो जो प्राथमिक मेरी स्टेम होता है उसमें सक्रिय रूप से विभाजन होता रहता है।
यह प्रोमेरी स्टेम के नीचे मौजूद होता है। मान लो यहाँ पे ये प्रोमेरी स्टेम उपस्थित है, उसके नीचे उपस्थित होगा प्राथमिक मेरी स्टेम और स्थायी ऊतक बनाता है। ये क्या बनाता है? स्थायी ऊतक भी बनाता है। प्रोमेरी स्टेम के नीचे मौजूद होगा और स्थायी ऊतक बनाएगा। मुख्य प्राथमिक विभजोतक वो हैं जो तने, जड़ और उपांगों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है वो तने हो गए, जड़, उपांगों के शीर्ष अर्थात जो अक्ष वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, वहां पर स्थित होते हैं। प्राथमिक विभजोतक पौधों की प्रारंभिक शरीर का निर्माण करते हैं। प्राथमिक विभजोतक पौधों के प्रारंभिक शरीर का निर्माण भी करते हैं। फिर आ जाएगा द्वितीय मेरी स्टेम किसे कहते हैं। प्राथमिक मेरी स्टेम के बारे में हम लोगों ने प्रो मेरी स्टेम पढ़ा, प्राथमिक मेरी स्टेम पढ़ा, अब द्वितीय मेरी स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक मेरी स्टेम से द्वितीयक मेरी स्टेम उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखा गया है प्राथमिक मेरी स्टेम से द्वितीयक मेरी स्टेम उत्पन्न होता है, लेकिन एक स्थिति होती है उसके पश्चात प्राथमिक विभजोतक धीरे धीरे स्थायी ऊतकों में विभेदित हो जाता है। विभेदन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। विभेदन क्या होता है? एक ऐसी विशेष स्थिति होती है कि कोई भी कोशिका जो होती है वो किसी विशेष कार्य करने के लिए अपनी संरचना और कार्य में परिवर्तन कर लेती है। इसी स्थिति को विभेदन कहा जाता है। तो प्राथमिक विभजोतक जो होता है वो धीरे धीरे स्थायी ऊतक में विभेदित हो जाता है। एक विशेष कार्य करने के लिए उस स्थायी ऊतक बदल जाता है, स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। अब इसकी हम लोग द्वितीयक मेरिस्टेम की रियल परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। तो द्वितीयक विभाज ऊतक वो ऊतक होते हैं जो पहले से बने स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं से पुनः सक्रिय होकर बनते हैं और विभाजन की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो द्वितीयक विभाज ऊतक वो ऊतक होते हैं जो पहले से बने स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं से पुनः सक्रिय होकर बनते हैं। जो पहले से बनी हुई स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, मान लो क्या था आपका एक सेकेंड में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये मान लो आपका प्राथमिक मेरिस्टेम था, ठीक। ये परिवर्तित हो गया आपके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो गया और स्थायी ऊतक जो ये बना, इसमें किसी कारण, बस कोई कारण हुआ जिस कारण से इनमें विभाजन की क्षमता पुनः सक्रिय हो गई। तो इससे बनेगा आपका द्वितीयक मेरिस्टेम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उससे भी मैं आपको अच्छे समझा दूंगी। जब कुछ स्थायी कोशिकाएं किसी कारणवश से विभाजित होने लग जाती हैं, क्या होगा? स्थायी कोशिकाओं में विभाजन होने लगता है किसी कारणवश, तब वो द्वितीयक विभाजूतक बन जाती हैं। द्वितीयक मेरी स्टेम की उत्पत्ति विशेष स्थान पर होती है, ऐसे हर जगह पर नहीं होती है। द्वितीयक मेरी स्टेम की उत्पत्ति कोई विशेष स्थान होगा जहां पर उसकी जरूरत होगी, वहां पर ही उत्पन्न होता है। यानी यह हमेशा विशेष स्थान पर ही सक्रिय होता है। जैसे जड़ या तना का पार्श्व भाग हो गया, जो पार्श्व भाग होता है जड़ व तना का, वहीं पर द्वितीयक मेरी स्टेम उत्पन्न होते हैं। ये चित्र के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, पहले आपको इसको समझा दूं मैं। यह ऊतक पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है द्वितीयक मेरी स्टेम की कि ये पौधों की मोटाई बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जिसे द्वितीयक वृद्धि भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जिस पौधे की आप लोगों ने तना मोटा देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं कि द्वितीयक वृद्धि हुई है जिस कारण से मोटा हो गया। तो जो द्वितीयक मेरी स्टेम होते हैं वो द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, वो पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसियल मेरिस्टेम सम्मिलित होते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसियल मेरिस्टेम क्या होते हैं। तो कैम्बियम द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। जो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम होते हैं उनका निर्माण कैम्बियम द्वारा होता है। कॉर्क होता है बाहरी रक्षात्मक ऊतक। प्लांट में ही एक ऊतक पाया जाता है जो बाहरी रक्षात्मक देता है पौधों को, उसे कॉर्क कहा जाता है। फिर आ जाता है इंटरफेसियल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये मान लो जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो इसके मध्य में स्थान पाया जाता है जिसे इंटरफेसियल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये तो फर्स्ट क्या था, उसके ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर वो था। अब इसकी स्थिति के आधार पर टाइप्स ऑफ मेरी स्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन, अर्थात स्थिति, कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति होती है, ऊपर पाए जाएंगे, नीचे पाए जाएंगे, अगल बगल, तो इनकी स्थिति के आधार पर विभजोतकी के कितने प्रकार हैं हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
सबसे फर्स्ट इसमें आता है एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू, फिर दूसरा आता है इंटर कैलरी मेरी स्टेम, तीसरा आता है लेटरल मेरी स्टेम। इसको आप लोगों को अंग्रेजी में याद रखना सबसे उत्तम बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी से याद करेंगे तो आपके आगे चल कर के काम नहीं आएंगे और चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में बहुत डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो जाता है, तो उससे आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इसलिए आप इन सब नामों को, जो विशेष नाम है, उनको अंग्रेजी से पढ़िए और आपके फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू क्या होते हैं। एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू, एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू एक ऐसा विभाज्य ऊतक है, क्या है ये भी एक विभाज्य ऊतक है, जो पौधों की जड़ और तने के सिरे पर स्थित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एपिकल मेरी स्टेम पौधों की जड़ और तने के सिरे पर स्थित होता है और पौधों की प्राथमिक वृद्धि कराता है। पौधों में जो भी प्राथमिक वृद्धि होती है वो एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू कराता है, अर्थात यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। क्या कार्य करता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। ये उपस्थित कहाँ कहाँ होता है? रूट एपेक्स हो गया, सूट एपेक्स हो गया, यंग स्लीव जो युवा पत्तियां पाई जाती हैं, बड्स जो कलियां पाई जाती हैं, यहाँ ये उपस्थित होता है। और इसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जैसे कि प्रो मेरिस्टेम, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये इसके कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं। इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। यह पौधों की ऊंचाई बढ़ाता है, नई पत्तियां, कलियां, फूल और शाखाएं उत्पन्न करता है, प्राथमिक स्थायी ऊतकों की रचना करता है, पौधों के ऊर्ध्वाधर विकास को दिशा देता है। ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊंचाई की तरफ जो बढ़ाव होता है उसको ये दिशा प्रदान करता है। कुछ पौधों में जीवन भर सक्रिय भी रहता है ये वाला ऊतक। अब इसको हम लोग इसके चित्र जब तक नहीं देखेंगे तब तक तो नहीं समझ में आएगा। तो ये पौधों में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, सबसे अक्ष में, जैसे सूट एपेक्स हो गया, रूट एपेक्स, ये युवा लीप्स हो गई, इन सब में यहीं पर ये ऊपर वाले भाग में, इसी को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। और इंटर कैलरी जो होता है, इंटर कैलरी जो होता है ये बीच में उपस्थित होता है। और लेटरल जो हम लोग लास्ट वाला पढ़ेंगे वो किनारे किनारे पर उपस्थित होता है, जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ये भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से थ्योरी पर आ जाते हैं। इंटर कैलरी मेरी स्टेम, इंटर कैलरी मेरी स्टेम एक ऐसा विभाज्य ऊतक होता है जो पौधों के स्थायी ऊतकों के बीच में स्थित होता है। पौधों में क्या पाए जाएंगे? स्थायी ऊतक पाए जाएंगे, उसी पर ये इंटर कैलरी मेरी स्टेम पाया जाता है और यह शीघ्र वृद्धि में सहायक होता है। किस वृद्धि में? वो फर्स्ट वाला जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, वो वृद्धि लंबाई में सहायक होता है, ये शीघ्र वृद्धि में सहायक होता है, विशेषकर इंटरनोड्स और पत्तियों के आधार पर। जो इंटरनोड्स पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पौधों की प्रमुख विशेषता होती है तने में, तने की प्रमुख विशेषता किसमें? नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो इंटरनोड्स और पत्तियों के आधार पर ये पाया जाता है, इन्हीं के बढ़ाने का ये मुख्य कार्य करता है। यह मूल रूप से एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होता है। यह मूल रूप से एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होता है। अब इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। पौधों के इंटरनोड्स को तेजी से लंबा करने में मदद करता है। घास जैसे पौधों की कटाई के बाद यह ऊतक फिर से पत्तियों को उगाता है। जैसे घास की कटाई हो जाता है तो आप लोग देखते होंगे बहुत शीघ्र से वो बढ़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी, तो इसी के कारण संभव हो पाते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण। अब आपको फिर से चित्र में ले चलती हूँ, मैं उसको अच्छे समझाती हूँ। ये आपका क्या पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा और ये हो जाएंगे आपके परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी टिश्यू हो जाएंगे। इन्हीं के बीच में आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो कि किस पार्ट में पाया जाता है? इंटरनोड्स हो गए और पत्तियां वगैरह उनके अक्ष में पाया जाता है और यही लंबाई बढ़ाने का कार्य भी करता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये बात हो गई, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड मेरिस्टेम, जो कि पोजीशन के आधार पर होता है। लेटरल मेरिस्टेम यह विभाज्य ऊतक है जो पौधों के तनों और जड़ों के पार्श्व भागों पर स्थित होता है। पार्श्व भाग अर्थात यहाँ पे जो पार्श्व भाग होता है यहाँ पर स्थित होता है और यह मोटाई या त्रिज्या में वृद्धि कराता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये मोटाई में वृद्धि कराता है, इसीलिए द्वितीय वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। लेटरल मेरिस्टेम द्वितीय वृद्धि के लिए भी माना जाता है विस्तार। और फिर इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और इनके कार्य क्या होते हैं?
तने और जड़ों की मोटाई बढ़ाने करता है। द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। कॉर्क बनाकर बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। वृक्षों को कठोरता और मजबूती देना इसका कार्य होता है। लेटरल मेरिस्टेम का, अब आप लोग लेटरल मेरिस्टेम को देख लीजिए जिससे वो भी आप समझ जाएं। तो जैसे बताया गया है कि जो जड़ हो गई, तना हो गया, उसके पार्श्व भाग में पाया जाता है, यहाँ पे ये उपस्थित होता है लेटरल मेरिस्टेम, और पौधों की द्रुतक वृद्धि में भी सहायक होता है। कॉर्क कैम्बियम बनाता है। बाहरी सुरक्षात्मक परत जो होती है उसका भी निर्माण ये करता है लेटरल मेरिस्टेम। तो आप लोगों ने पोजीशन के वेस्ट पे भी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, तीन मेरिस्टेम जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया, और ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन और किसी को आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन। फिर आ जाएगा अब आपका टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन फंक्शन। अब कार्य के आधार पर जो विभजोतक होते हैं उनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो 1890 में हेवरलैंड ने सुझाव दिया कि पादप की शारीरिक संरचना में तने और जड़ के शीर्ष पर प्राथमिक विभाजूतक तीन ऊतकों में विभाजित होते हैं। ये जो प्राथमिक विभाजूतक होते हैं वो तीन ऊतकों में विभाजित होते हैं कार्य के आधार पर, पौधे और जड़ों के शीर्ष पर, जैसे कि प्रोटोडर्म हो गया, प्रोकैम्बियम हो गया और ग्राउंड मेरिस्टेम हो गया। तो इनके बारे में भी अब देख लेते हैं क्या कैसे होते हैं। सबसे पहले प्रोटोडर्म, इससे इपिडर्मिस बनती है। प्लांट का एक पार्ट होता है इपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी संरचनात्मक परत होती है इपिडर्मिस, उसका निर्माण किससे होता है? प्रोटोडर्म से होता है। यह ऊतक पौधों की सुरक्षा करता है, क्योंकि जो सबसे बाहरी परत होती है इपिडर्मिस वो इसी से बनती है, इसीलिए ऊतक जो होता है पौधों की सुरक्षा भी करता है। फिर दूसरा आ जाता है प्रोकैम्बियम, इससे प्राथमिक संवहन ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। प्रोकैम्बियम से प्राथमिक संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। यह पोषण और जल का परिवहन भी करते हैं। फिर आ जाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम, इससे पौधों के अंदरूनी भाग जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, ये सारे ऊतक आप लोग पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ये ऊतक भरण, सहारा और अन्य कार्य में भी सहायता करते हैं, भोजन का संरक्षण करते हैं, सहारा देते हैं और अन्य कार्य के लिए भी होते हैं। तो ये तीन आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, जो कि कार्य के आधार पर होते हैं। अब ये एक अंतिम आ जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है कि पूछ ही ले। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन डिवीजन पैटर्न्स, तो इसमें भी तीन है, मास मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। सबसे पहले मास मेरिस्टेम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मास मेरिस्टेम, ये मेरी स्टेम ऊतक वह हैं जिनकी कोशिकाएं तीनों दिशाओं में विभाजित होती हैं। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं तीनों दिशाओं में विभाजित होती हैं। इनमें कोई विशिष्ट आकृति नहीं बनती है, जहां इनकी तीनों दिशाओं में भी कोशिकाएं विभाजित होने लग जाती है मास मेरिस्टेम की। और यह मुख्यतः पैरेन्काइमा ऊतकों के निर्माण में सहायक होती है। पैरेन्काइमा ऊतक होता है उसके निर्माण में सहायक होती हैं। फिर आ जाता है रिब मेरिस्टेम, ये इसे फाइल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। इसे और क्या नाम दिया गया है? फाइल मेरिस्टेम भी दिया जाता है। इसमें कोशिकाएं लंबवत विभाजित होती हैं, एक दूसरे की क्या होंगी? लंबवत विभाजित होंगी। कोशिकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, लाइक ऐसे ऐसे विभाजित होकर के व्यवस्थित रहती हैं। इनका कार्य पौधों की लंबाई में वृद्धि कराना होता है। फिर थर्ड आ जाता है आपका प्लेट मेरिस्टेम, एक सेकेंड, इसमें कोशिकाएं समानांतर रूप से विभाजित होते हैं। उसमें तो लंबवत ऐसे ऐसे हो रही थी, लेकिन इसमें समानांतर रूप से कोशिकाएं विभाजित होती हैं। यह ऊतक की चौड़ाई में वृद्धि कराता है। यद्यपि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है पर उनकी मोटाई नहीं। इसमें क्या होगा? चौड़ाई की वृद्धि इसलिए होती है, कोशिकाओं की संख्या लगातार वृद्धि होती रहती है इसलिए चौड़ाई बढ़ती है, पर उनकी मोटाई नहीं बढ़ती है, जिस कारण से उनमें वृद्धि हो। तो ये आपके प्लेट मेरिस्टेम यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये 2 दिन हमारी मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में अध्ययन किया। अब जो 2 दिन और क्लासेस आएंगी वो बॉटनी के सेकंड पेपर पर होंगी, जो कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो भी आप लोग जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद आपकी 2 दिन बायोटेक्नोलॉजी की आएंगी और एक दिन आपका लाइव सेशन होगा, डाउट सेशन, जिसमें आपको कुछ डाउट वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत कवर कर लिया करूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप
आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत पढ़ा है, कोई गलती हुई तो आप उसको बेझिझक कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप चैनल में जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।